ग्रहित किए हैं, इस पर प्रकाश दें। साबुन आज एक जरूरी वस्तु है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, तो चिकित्सा शास्त्र को मद्देनजर रखते हुए इस साबुन के विज्ञान पर प्रकाश डालें। नमस्ते, वंदे मातरम। मैं इस विषय पर जो विषय भाई साहब ने बताया आपको साबुन का, तो मैं विशेष रूप से ये बताना चाहूंगी कि भारत में साबुन जो है वो 3735 प्रकार के हैं और उसमें से सिर्फ 400 प्रकार 450 प्रकार के सोप हमने ढूंढ निकाले हैं। और आदरणीय भाई साहब जैसे शहीद राजू भाई जी ने बताया था कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं। भारत का स्वर्णिम अतीत अगर आपने सुना होगा तो उसमें उन्होंने हर चीज ऐसी बताई है जो भारत में बनती थी और भारत में ही बिकती थी। आज सभी लोग मल्टीनेशनल के जो मकड़ जाल है उसमें सभी लोग घेरे हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। टीवी हो या फिर बाहर के जो चैनल्स हो उसके द्वारा ये बताया जाता है, बार बार बताया जाता है कि ये अच्छा है, लक्स लो तो गोरे हो जाओगे, फेयर एंड लवली लो तो गोरे हो जाओगे। तो इस तरीके से हमने ये जब चिंतन किया, सारे भाइयों ने बहनों ने बैठकर चिंतन किया, तो कई ऐसे विषय सामने आए जैसे गुड़ है, साबुन है, कई ऐसे मसाले हैं जैसे चिकित्सा प्लस ये जो साबुन को मैं अभी आपके सामने रखने वाली हूँ कि आपको सभी को पता है तुलसी, सभी को पता है गुड़वेल, सभी को पता है हल्दी, सभी को पता है नीम, सभी को एलोवेरा पता है, घृतकुमारी जिसको बोलते हैं। ये सारी जो वस्तुएं हैं, ऐसी एक भी वस्तु नहीं होगी, ऐसा एक भी हाथ नहीं उठ सकता जिसको तुलसी नहीं पता है। ऐसा कोई है कि यहाँ कोई नहीं है। ये जो सामग्री है, इसी से ये साबुन बनाने की जो तकनीक है, ये जो पूरे भारत के गांव-गांव में चल रही है। फिर भी आज हम क्या लेते हैं? साबुन लक्स लेते हैं, लाइफबॉय लेते हैं। और ये जो है सामग्री, ऐसा कहते हैं कि आपका तन दुरुस्त है तो आपका मन भी दुरुस्त हो सकता है। आपका तन दुरुस्त है तो आपका मन भी दुरुस्त हो सकता है। ये इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है। एक बार सोचो कि थोड़ा भी आपका चेहरा काला हो जाता है तो आप डिप्रेशन में जाते हो कि नहीं? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो इसी के लिए हम पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो प्रयास है वो सिर्फ हम ही ना करें। कल का भी सत्र में आपने सुना होगा कि हम जितना बोलते हैं स्वदेशी 80% तो हम सिर्फ स्वदेशी बोलते ही है, मगर हमको अभी समय आया है कि जागने का वक्त आया है कि हमको आज ये कृति में लाना है। बहुत देर तक सिर्फ हम थेरी पेपर लिख रहे थे, मगर अभी समय आया है कि हम कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए। इसलिए साबुन में ये जो हमने स्टॉल लगाया है उसमें पूरे के पूरे आपको दिखेंगे कि भारत के गंगोत्री से लेकर केरल तक, कन्याकुमारी तक जितने भी स्वदेशी हैंडमेड नेचुरल साबुन जो है वो पूरे आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ऐसा बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि कुछ ऐसे साबुन हमने रखे हैं जैसे चॉकलेट जैसे हो, और ये भारत के गांव-गांव में बनते हैं। और आपको ऐसा लगेगा जो 400-300 रुपए के जो साबुन हमने रखे हैं यहाँ पर, वो वाकई चॉकलेट जैसे है। शुद्ध घी से बनते हैं, शुद्ध जो हमारे पास जो बादाम पाउडर होती है, तुलसी पाउडर होते हैं, इनके अर्क से बना है। और हम जो खाते हैं, हम जो लगाते हैं, हम इसके बारे में आज जागरूक नहीं है। हम जब सभी भाई बहन इकट्ठा बैठते हैं और मनन करते हैं तो आज हमको ये दिखता है कि भारत आज हमारा टेस्ट के पीछे भाग रहा है। हम आज साबुन भी लगाते हैं तो क्या देखते हैं? रैपर देखते हैं, खोल के देखते हैं कि आप साबुन खरीदते हैं तो अंदर क्या है? कोई देखता है? कोई नहीं देखता ना। तो हम यही सवाल उठा रहे हैं आपके सामने कि आप रैपर से नहाते हैं या साबुन से नहाते हैं? अगर आप रैपर से नहाते हैं तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी उपयोग में ला सकते हैं, मगर आप साबुन से नहाते हैं तो आपको उसके अंदर क्या है वो
जानना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये जो हमारा आयुर्वेदिक में जितनी जड़ी बूटियां आती है, कई सारी जड़ी बूटियां आती है, जो मैंने बताया 3735, तो 3735 ये सिर्फ कंपनी, ये ब्रांड के नाम बताए, मगर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका नाम हमारे सरकारी कंपनियों के लिस्ट में नहीं आता है। ये सारा अनऑर्गेनाइज्ड जो लिखित रूप में नहीं है, वो लोग भी साबुन बनाते हैं। तो हम ये पूरी स्वदेशी भारत पीठम से ये पूरा प्रयास कर रहे हैं हम कि जितना भी स्वदेशी है, गुड़ है या फिर साबुन है या फिर मसाले हैं, कई सारी जड़ी बूटियां है, पंचगव्य है, ये सारी चीजें हम एक मंच पर ला रहे हैं। उसका ज्ञान प्लस कृति, जहाँ आचरण होता है वही चरण चलते हैं, ये हम मानते हैं सभी लोग, इसलिए वही हम कृति में लाना चाहते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये जो हम दिखा रहे हैं, आज हम प्रैक्टिकल ये कर रहे हैं। कुछ समय पहले हम ये पूरा बोलते थे कि हमको साबुन बनाना है, गुड़ बनाना है, मगर बनाने को आता ही नहीं था किसी को। जब भी हम इस क्षेत्र में आए तब धीरे धीरे ये सीखना पड़ा। हम देख रहे हैं वहाँ सभी लोग सीख भी सकते हैं। तो मुझे ये दुख हो रहा है कि ये सारा चीजें अगर राजीव भाई होते हो तब होता तो वाकई उनको बहुत खुशी होती। वह राजीव भाई का एक सपना था। हमने एक बार उनको पूछा था कि भाई साहब ये सब चीजें बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने युवा चाहिए, तो मुझे लगा वो बोलेंगे कि 7-8 करोड़ लोग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ 1 लाख युवा चाहिए जो ये नॉलेज जो है भारत का स्वर्णिम अतीत फिर से लाने के लिए हम प्रयास करेंगे तो फिर से वो हो सकता है। क्या लगता है, भारत के जो युवा है वो बुद्धिशाली नहीं है क्या? है ना? फिर भी हम वो दिखा नहीं पाते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं स्वदेशी भारत पीठम से और एक आह्वान आपको करूंगी कि आने वाले मई, जून, जुलाई में हम पूरे भारत के युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्वदेशी फॉर यूथ करके एक शिविर लगने वाला है, जिसमें भी आपके भाई बहन जो आना चाहते हैं जरूर अभी नाम लिखवाएं। उसके साथ साथ उसमें क्या क्या होने वाला है, ये जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल हम दिखा रहे हैं आपको, वो सारी तकनीक हम सिखा रहे हैं। आदरणीय भाई निरंजन भाई यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बड़ा उनका अभ्यास है गौ माता पर, पंचगव्य पर। वो जितना हमको सिखाएंगे, हमारी तो अभी तो शुरुआत हुई है, तो वो सारी तकनीक हमको वो सिखाने वाले हैं। उसके साथ साथ वो सिखाने वाले हैं हमको पूरा वाघभट का रसोई घर। उन्होंने बताया कि हम अभी किचन की तरफ मोड़ रहे हैं, मगर हमारे भारत में, हमारे रसोई में 52 प्रकार के औषधि वनस्पति है। हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, जीरा है, ये सारी जो चीजें है उसका एक वाघभट जी ने एक अष्टांग संग्राम करके ग्रंथ लिखा है। आपने अगर स्वदेशी चिकित्सा, ये कितने लोगों ने सुनी है स्वदेशी चिकित्सा? बहुत कम लोगों ने सुनी है। तो ये सारा आप सुनिए भी अभी यहाँ पर है तो, और उसके साथ साथ उसका पूरा प्रैक्टिकल हम ये यूथ फॉर स्वदेशी इस शिविर में दिखाने वाले हैं। मैं सभी को आमंत्रित भी करती हूँ, आह्वान भी करती हूँ, भारत के नौजवानों जागो और स्वदेशी का प्रचार करो, प्रसार करो। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा बहन। एक जरूरी सूचना है, पप्पी भाई आपको बताएंगे। सभी भाइयों को प्रणाम। आपको जानकर खुशी होगी, जिन साथियों ने राजीव भाई के पुराने लेक्चर सुने हैं, उन पुराने लेक्चर्स में जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के जो व्याख्यान हैं, भारत का इतिहास और अंग्रेजों की लूट के ऊपर जो व्याख्यान दिए हैं, उसमें वो बार बार एक हमारे गुरु धर्मपाल जी का जिक्र करते हैं। हम में से बहुत सारे साथी इन्होंने देखा है,
जो नए जुड़े उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि वो 2006 में गुजर गए थे। आज हमारा सौभाग्य है कि जो धर्मपाल जी, मैं तो उनके साथ लगभग 7-8 साल तक रहा, 1997 से लेके और लगातार उनके अंतिम समय तक। उनका अंतिम स्वर्गवास सेवाग्राम आश्रम में ही हुआ। हम 2-3 साथी थे उनके पास अंतिम समय तक। उनकी यादें अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है। मैं आपको एक छोटी सी, जब अंतिम समय में उनकी याददाश्त थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन उस गड़बड़ याददाश्त में भी रात को वो सोते थे तो कभी कभी बड़बड़ाने लगते थे, और उनकी बड़बड़ाहट में से जो आवाज निकलती थी वो यही निकलती थी कि इन लोगों ने पूरे देश को खराब कर दिया, इन लोगों ने पूरे देश को लूट लिया। ये उनके बड़बड़ाने में निकला करता था। हम लोगों ने कई बार सुना रात में कि क्या हुआ, कोई आया क्या मिलने धर्मपाल जी से। तो जब देखा तो वो अपने बिस्तर पर लेटे सोचते भी रहते थे और बोलते भी रहते थे। तो रात में उनकी सोने में भी वही चिंतन निकला करता था जो चिंतन वो दिन में किया करते थे। आज हमारा सौभाग्य है, मुझे तो मतलब हम तो इतना मानते हैं कि हमारे पास या राजीव भाई के पास स्वदेशी को समझने की जो दृष्टि मिली, स्वदेशी को जानने का जो भाव मिला, भारत के इतिहास को समझने का जो एक एटीट्यूड मिला, वो सब कुछ उनकी ही देन है। उनके साथ रह के, उनके साथ समझ के जो हम समझ पाए, वो राजीव भाई ने अपनी कैसेटों में, अपने व्याख्यानों में दिया है, जिसको आप सुनते हैं। सौभाग्य हमारा है आज धर्मपाल जी की बेटी गीता बहन हमारे बीच में हैं। मूलतः वो जर्मनी में रहती हैं, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में वो प्राध्यापक हैं, इतिहास से संबंधित उनका विषय है, वहाँ वो पढ़ाती हैं। भारत में भी कुछ इतिहास के ऊपर काम करने के लिए वो आती रहती हैं, और धर्मपाल जी का जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है उसको नए सिरे से दोबारा से चालू करने का उन्होंने अभियान चलाया हुआ है। मैं गीता बहन से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर मंच पर आएं और हम सब उनका तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच गीता जी उपस्थित हैं और मंच पे मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा विलंब कराऊं। एक विनम्र प्रार्थना दीदी से करूंगा कि अपने मन की बात रखें। 2 मिनट का और बीच में माइक लीजिए। गीता बहन हिंदी तो बोल लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे बोलना हो पाता है। सामान्य बातचीत तो हिंदी में हो जाती है, लेकिन जब हम किसी विषय को एक्सप्लेन करते हैं, किसी विषय पे थोड़ा शोध करते हैं, तो जो मूल भाषा की समस्याएं हुआ करती हैं वो रहती हैं, तो वो अंग्रेजी में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगी। वीरेंद्र भाई को बोला है मैंने कि वो उस अंग्रेजी का हिंदी, इतनी सरल अंग्रेजी होगी तो आपको भी समझ में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं आएगा, फिर भी हिंदी में वो उसका अनुवाद करेंगे जो उनका मूल क्रक्स है। मैंने तो उनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि आप हमको इस तरह का एक डायरेक्शन बताएं कि जो धर्मपाल जी स्वदेशी के बारे में सोचते थे, समझते थे, क्या करते थे या क्या होना चाहिए। उनका एक बहुत अच्छा निबंध है, कभी मैं आपको दूंगा कि हिंदुस्तान की व्यवस्थाएं कैसे बदली जा सकती हैं
और उस विषय पे कुछ मार्गदर्शन करें हमको, इतना मैं उनसे अनुरोध करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं। आदरणीय, सबसे पहले मैं प्रदीप भैया को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया। ये मेरे लिए गौरव की बात है क्योंकि स्वर्गीय राजीव दीक्षित मेरे पिताजी धर्मपाल के निकट सहयोगी थे। वे उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। मेरे भाषण उसी संदर्भ में है जैसे मैं आप लोगों की समझ रख रही हूँ। तो ये अब मैं अंग्रेजी में बात करूँगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा आसान है और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ ट्रांसलेट आप अनुवाद वीरेंद्र भाई को धन्यवाद देती हूँ ट्रांसलेट करने के लिए। Indeed, I first heard about Rajiv Dixit in the 1980s from my father, who was full of praise for this enthusiastic and talented young man. इन्होंने सबसे पहले 1980 में उनके राजीव दीक्षित जी के बारे में, जो बहुत ही ओजस्वी रूप से भारत में परचम लहराए हुए थे आज़ादी बचाओ आंदोलन का, उनसे 1980 में उनके बारे में उनसे मुलाकात हुई। ये नवयुग की ऊर्जा, विचारधारा और त्यागपूर्ण जीवन के बहुत प्रभावित थे। अपने जीवन और बातचीत में पिताजी की किताबों तथा उनके शोधों को उपयोग करते थे। My father greatly appreciated Rajiv's drive and initiative, and above all his ability to present the main gist or significance of the historical material that my father, after many decades of research, had collected from numerous archives relating to India at the eve of the British conquest. And Rajiv Bhai would present this in most vivid language that would appeal to a wider rural audience and especially to the youth. धर्मपाल जी ने राजीव भाई को जो सारा ज्ञान दिया, वो उन्होंने इकट्ठा किया था बहुत सालों से, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में इकट्ठा किया गया था। उन्होंने बहुत साल लगकर उन्होंने वहां से किसी प्रकार से निकाला डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो ब्रिटिश रूल ने हमारे देश में सर्वे करके रखे थे अपने पास। वो सब डॉक्यूमेंट्स और जानकारी, जितना भी ज्ञान उनके पास था, वो सब का सब राजीव भाई को समर्पित कर दिया और उनको बोला कि आप जो मेरा ज्ञान है वो आगे फैलाएं। But above all, Rajiv Bhai represented an ideal role model for the Indian youth. He was a living incorporation of the change, the resurgence of India he was striving to bring about. राजीव भाई, धर्मपाल जी के अनुसार राजीव भाई जो थे, एक हमारे जो युवक शक्ति है हमारे देश की, उसका एक बहुत बड़ा एक परचम लहराने वाले इंसान थे, जिन्होंने उनके यूथ की शक्ति थी, युवा शक्ति थी, उसका पूरा जो उसमें मादा था उसको पहचाना और उनको बोला कि आप भी इसमें आगे मेरा साथ दें। तो उसके लिए उन्होंने उसको आह्वान किया उनका। Rajiv Bhai, with his immense and absolute commitment, not marrying and dedicating all his energies to his work, constituted an exemplary Gandhian enactment of Brahmacharya. राजीव भाई ने जितना भी ज्ञान उनसे लिया, उनको बिना शादी किए एक ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने जो जितना भी ज्ञान दिया, वो उसको उनसे कहीं बढ़कर, जितना धर्मपाल जी ने उनसे उम्मीद की कि वो देंगे, उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर उसको लोगों को बताया और बहुत ही अच्छे रूप से ज्यादा फैलाया। In fact, Rajiv Bhaiya exemplified all the 11 Gandhian vows by his life's conduct: ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigrah, sharira shram, aswada,
sarvatra bhayavarjan, fearlessness in the face of death, that is very important. And his fearlessness testified to calmness and peace of mind. राजीव भाई ने जितने भी गांधी जी के जितने भी सूत्र थे जो अभी बहन जी ने बताया, वो सारे के सारे सूत्रों को अपने जीवन में पालन किया, जिसमें साहस और परिश्रम और आपका ज्ञान, जो शक्ति जितनी भी सत्य की शक्ति है, वो सबको अपने उसमें समाहित करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया। उनका खुद बहुत ही दृढ़तापूर्वक उसका पालन किया, जिससे कि वो जो भी कर पाए उसी वजह से कर पाए। Another vow, Sarva Dharma Samanatva. He propagated the equality of all religions and was adamantly against a politics of community or communal hatred, Sparsh Bhavana. He worked for the removal of untouchability by breaking down barriers between different communities and treating all people, whatever their status, with utmost respect. राजीव भाई जातियों के जो हम अस्पृश्यता जो है, नीचे जातियों का हम जो करते हैं यहाँ पर देश में, उन सब के खिलाफ बहुत बढ़ चढ़ कर बोला। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम जातियों में बढ़कर काम करें, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत काम किया कि वो हम इस प्रकार की भावना को अपने मन से निकाल दें। Rajiv Bhaiya was above all a zealous proponent of Swadeshi. वो स्वदेशी के बहुत एक प्रखर वक्ता थे, जिस प्रकार हम जानते हैं, वो स्वदेशी के लिए उन्होंने ही हमेशा काम किया। And let me elucidate how Rajiv Bhaiya understood the meaning of Swadeshi by referring to a quote from Gandhi ji. गांधी जी के एक कोटेशन है जिससे वो बताना चाहेंगे कि किस प्रकार वो स्वदेशी को लोगों को व्याख्यात करना चाहते थे कि स्वदेशी की असली परिभाषा क्या होती है। This was written by Gandhi in Young India in 1919 on the 20th of April. यह गांधी जी ने 20 अप्रैल 1919 को लिखा था, जो अभी बहन जी बताने वाले हैं। Swadeshi is that spirit in us which requires us to serve our immediate neighbors before others. स्वदेशी वो होता है जिसमें हम अपने से पहले अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए हम आगे बढ़ें और दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें। And to use things produced in our neighborhood in preference to those more remote. ज्यादा दूर से चीजें लेने के बजाय हम जो अपने पड़ोस में हमारे या अपने घर में जो चीजें बन रही हैं उनको हम इस्तेमाल करने पर ज्यादा जोर देते हैं बजाय कहीं और से आयात करने के। So doing, we can serve humanity to the best of our capacity. इसी प्रकार हम मानवता की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, इसका और कोई तरीका नहीं। We cannot serve humanity by neglecting our neighbors. अपने पड़ोसी को, अपने घर में जो हमारे देश के जो लोगों को हैं उनको हम इग्नोर करके हम अब आगे नहीं बढ़ सकते, उनको साथ लेकर हमें चलना होगा। How committed Rajiv Bhaiya was to making true Swadeshi a dynamic reality is amazing. जिस प्रकार उन्होंने स्वदेशी को एक वास्तविकता देने की कोशिश की, जो सिर्फ हम पहले किताबों में पढ़ते थे, कुछ भी करते थे, उसको वास्तविक स्वरूप देने में राजीव भाई ने सबसे ज्यादा इस देश में काम किया। Swadeshi was for him not just an abstract concept, but as a concrete goal, it determined his thinking. स्वदेशी सिर्फ एक किताबों में लिखी हुई एक बात नहीं थी उनके लिए, अस्पष्ट बात नहीं थी। उन्होंने उसको एक परिभाषा दी, स्पष्ट रूप से हमारे सामने लेकर आए और उसको हमें अच्छी तरह से समझाया। And Swadeshi was the anchor for his socio-political work, and more than that, Swadeshi determined his life conduct. स्वदेशी ही उनका जितना भी आधार था, उनके जितना भी जो भी वो बोलते थे, कुछ भी वो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, सबका जो आधार था वो स्वदेशी ही था। और जितना भी हम अपने जीवन को चलाने के लिए चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब स्वदेशी क्या ही उनका आधार लेकर उन्होंने हमेशा चला। And his life conduct was not just a lifestyle, for his fundamental convictions had very deep roots and affected his very being. जो भी स्वदेशी उन्होंने करा वो खुद अपनाया, और सिर्फ ये नहीं कि दूसरों को देखने के लिए अपनाया, उनके अंदर संस्कार इस प्रकार के थे कि उन्होंने स्वदेशी को शुरू से ही अपना रखा था और उनको ज्यादा इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा, लेकिन उसको एक और कदम आगे लेकर गए वो। And Swadeshi was not something backward, something retrogressive, and his propagation of Swadeshi was not defined by negative feelings.
स्वदेशी को हम लोग समझते हैं कि हम पिछड़े हुए बन जाएंगे या पीछे चले जाएंगे समय में वापस। ये स्वदेशी उनको ये था कि आप आगे बढ़ने का जो एक तरीका वो स्वदेशी है। स्वदेशी अपनाकर आप पिछड़ेंगे नहीं, आप सिर्फ आगे ही बढ़ेंगे। And Swadeshi did not mean aggressively condemning the West. स्वदेशी का मतलब ये भी नहीं कि आप पश्चिमी सभ्यता और दूसरी सभ्यताओं को आप गाली दें या उनको बुरा कहें। स्वदेशी का मतलब है अपने देश की उसको चीजों को आप महत्व देकर उसकी बड़ाई करें। Yeah, but more importantly, Swadeshi meant prioritizing, putting them in front, prioritizing things Indian. जो भी चीजें भारतीय हैं उनको दुनिया के सामने रखना स्वदेशी वो मानते थे। उनको दूसरों को पीछे हटाना नहीं, खुद की चीजों को आगे रखना वो स्वदेशी मानते थे। However, Rajiv's unswerving commitment to Swadeshi entailed an incredible effort that he enthusiastically invested in the innumerable activities he was involved in. उन्होंने बहुत से अपने जितने भी कार्यक्रम उनके थे, जितने भी वो व्याख्यान वगैरह करते, उन्होंने स्वदेशी के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने समय दिया और उसके लिए जीवन भर उन्होंने कार्य किया। For Swadeshi did not just mean accepting Indian products as they were or as they are, but far more it entailed summoning up all his energy and creative skills to improve local crafts. स्वदेशी का मतलब ये नहीं कि हमारे देश में किसी भी तरह का उत्पाद, चाहे वो विदेशी उत्पाद की नकल हो, उसको अपनाना हो। उसका मतलब सिर्फ यही है कि जो हमारे कारीगर लोग हैं, उन लोगों की जो भी गुण है, उनके जो कारीगरी है, उसका हम सम्मान करके उनकी चीजों को खरीदें। ये नहीं कि देश में जो कुछ भी बन रहा है सिर्फ उसी को हम ग्रहण कर लें, चाहे वो विदेशी तरीके से ही क्यों ना बनी हो। And he did this by inspiring local craftsmen, instilling pride in them so that they should cherish and regenerate and further enhance their traditional practices. गांव के जितने भी उद्योग थे, हमारे लघु उद्योग और जो कारीगर थे, उन सबको बढ़ाने के लिए उनमें तरह तरह के उन्होंने उपाय बताए, तरह तरह के उन्होंने सुझाए कि हम किस प्रकार उनको ऊपर उठा सकते हैं जिससे कि हमारा देश पहले की तरह समृद्ध बन सके। And his aim was of bringing about a complete regeneration and flourishing of Indian crafts and wares. वो चाहते थे कि जो हमारे लघु उद्योग और कारीगर जो आज विद्याएं बर्बाद हो गई हैं अंग्रेजी शासन की वजह से, या जो सिस्टम जो अभी चल रहा है हमारे, उसको उठाने के लिए किस प्रकार से वो कर सकते हैं, सबका सब उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। Rajiv Bhaiya achieved incredible success, but how was this possible in such a short span of time? इतने छोटे से समय में, छोटे जो उम्र थी उनकी, उसमें उन्होंने इतना ज्ञान जो अर्जित किया, वो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला है। तो वो हम आज तक नहीं समझ पाए कि इतनी छोटी उम्र में, इतने कम समय में इतना ज्ञान कैसे अर्जित किया उन्होंने। कुछ गलती है तो माफ कीजिएगा। नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मेरे अंग्रेजी से ज़्यादा अच्छा हो गया। मैं सोचती थी, due to his personal charisma and his own sincere commitment, Rajiv Bhaiya was able to attract a team of dedicated young workers sincerely committed to work towards the resurgence of their motherland. राजीव भाई के ओजस्वी और जो तेजपूर्ण जो उनका व्यक्तित्व था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने साथ हजारों लाखों लोगों की टीम अपने साथ जोड़ी, जो उनके साथ और उनके बाद भी अभी तक उनसे जुड़ी हुई है। And many of them are here today. और उनमें से मैं भी एक हूँ, बहुत लोग आज भी उनके साथ और आज यहाँ पर भी हैं। Further, as a socio-political activist, Rajiv Bhaiya was ideally equipped, for he was endowed, he was gifted with an extraordinary power of communication. उनकी जो बोलने की जो शक्ति थी और जो जिस तरह से वो लोगों में अपनी बात पहुंचाने का जो उनका व्यक्तित्व था, सब लोग उसी से प्रभावित थे, क्योंकि उनके जैसा वक्ता आज हो नहीं सकता और हमें लगता है कभी होगा भी नहीं। Indeed, he was a most gifted orator who could enthrall an audience of several thousands. वो एक ऐसे भगवान का उनको देन थी उनको कि लाखों की भीड़ हो चाहे हजारों की हो भीड़, लेकिन सब के सब लोग कान लगाकर सिर्फ उन्हीं को सुनते रहते थे, चाहे कितनी बड़ी भीड़ हो, किसी का भी ध्यान नहीं भटकता था। Now I want to say a few more words about the historical work of my father. Rajiv Bhaiya was in a way his mouthpiece.
अब थोड़ा सा उनके जो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। तो राजीव भाई जो है धर्मपाल जी का जो भी काम था उसके एक तरह से ऑडियो स्वरूप थे उनके, जो उन्होंने लिखा उसका वो ऑडियो स्वरूप थे उनके। Rajiv Bhaiya was able to explain complex, difficult historical developments to an audience of rural people, of village people in most vivid terms. जो बहुत ही गूढ़ और जो बहुत ही मुश्किल जो पद्धतियां थी हमारे यहाँ पे, संस्कृति थी जिसको हम हिस्ट्री में जो हम लोग कभी किताबों में पढ़ते थे जो बहुत मुश्किल लगता था, राजीव भाई ने बहुत ही आसान शब्दों में उन सबको हमें ऐसे रटा दिया, बता दिया कि आज हम उन सब चीजों को समझ सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। Rajiv Bhaiya would project the essential message about the highly developed state of Indian society in the 18th century. 18वीं शताब्दी में जो भारत के जो नगर थे, गांव थे, उनकी जो पद्धति संस्कृति थी